गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। और क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको, साथ में बच्चे भी हैं और पढ़ेंगे सब साथ में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यूरोप में जो समाजवाद है एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद क्या था? समाजवाद मतलब सोशलिज्म, लोगों के लिए जो बात की जाती है, जैसे कि सामाजिक तौर पे। ये नहीं कि किसी का अपना पर्सनली कोई हक हो या पर्सनली किसी चीज़ के लिए वो कर रहा हो, इसमें निजी नहीं होता, ठीक है ना। इसमें समाजवाद, जैसे तुम्हारे सामाजिक चीज़ क्या क्या आती हैं? स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए और मंदिर तो है, वो सोशल से अलग ही हो जाता है। रेलवे स्टेशन, पार्क हो गए, ठीक है ना। ये सारे चीज़ क्या हैं? सामाजिक हैं, ठीक है ना, समाज के लिए है, जहाँ पे मतलब हर तरह के लोग। मंदिर में क्या है, सबके लिए जगह नहीं होती। मुस्लिम नहीं जा सकता ना मंदिर में, नहीं जा सकता। वो क्या, अब हिंदू जाएगा वहाँ मस्जिद में नारियल तो नहीं चढ़ा सकता ना। पीके फिल्म में देखा है ना, भगा देते उसे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो सामाजिक परिवर्तन का युग आया था यूरोप में, ठीक है ना। रूसी क्रांति जब हुई थी और यूरोप में क्या वो एक परिवर्तन आया, चेंज आना शुरू हो गया, ठीक। जो शिक्षक वर्ग थे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, शिक्षक वर्ग ने क्या किया था? जो पढ़े लिखे वो थे लोग, उन्होंने क्रांति में परिवर्तन लाया था। कैसे? कि लोगों को जगाना शुरू किया था। जब इधर उधर न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ने लगे तो उससे उन्हें पता लगने लगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम यही नहीं, हम इससे आगे भी जा सकते हैं। तो उन्होंने इसको परिवर्तन लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तो आते हैं चैप्टर पे। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है ना, पहली हेडिंग है हमारी सामाजिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा है। स्वतंत्रता और समानता, कौन कौन से टॉपिक उसमें थे? स्वतंत्रता और समानता थे। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, हर इंसान को बराबरी का हक हो, पढ़ने का अधिकार हो, कमाने का अधिकार हो, हर तरह की स्वतंत्रता मिले, ठीक ना। शूट करने की नहीं, किसी को मारने की नहीं, ठीक। और क्या हो? समानता होगी, स्वतंत्रता मिलगी, समानता। ये कहीं नहीं कि कोई कम कमा रहा है तो वो क्या गरीब है तो उसके साथ नहीं उठना बैठना, नहीं, प्रेम व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। शक्तिशाली, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली विचार था। फ्रांसीसी क्रांति ने, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति ने संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया। मतलब बहुत कीमती, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, चेंजमेंट लेके आ गए। उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन का क्या किया? सूत्रपात किया, एक नींव डाल दी, ठीक। जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसकी नींव डालना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम नींव डालते हैं ना, फिर उसके बाद बिल्डिंग खड़ी होती है। तो उन्होंने इसकी नींव रख दी थी, कर दिया। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी 1700 चल रहा था जब। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर, जो फ्रांस का समाज था, मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणी में बटा हुआ था। स्टेट और श्रेणी में बट गया था, मतलब अलग अलग पार्टों में, वर्ण व्यवस्था जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, ठीक है ना। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता का कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। कुलीन मतलब पैसे वाले लोग थे, और चर्च वाले वही जो पादरी लोग थे, इन्होंने समाज में सत्ता धारण कर रखी थी, यही समाज को चलाते थे, ठीक है ना। ये जो पादरी वर्ग था, ये क्या करता था? टैक्स पेड नहीं करता था, इन्हें हर चीज़ से छूट थी, स्पेशल कोटा इन्हें मिला हुआ था, ठीक है। किसी भी चीज़ में ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो लगता था, कर लगता था, टैक्स, ये इन्हें देना ही नहीं पड़ता था, ऊपर से फिर वसूलते थे। एक तो जैसे किसानों से इन्होंने ले लिया, ठीक, ये टैक्स फ्री होते थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था, ठीक, इनके लाइफ में टैक्स नहीं था। उल्टा टैक्स लेते भी थे, किससे? किसान वर्ग से। जो किसान वर्ग था उससे ये टैक्स लिया करते थे, ठीक। किसान जो हुआ करते थे उनसे ये टैक्स ले लिया करते थे, किसान से ये लिया करते थे। और किसान ऐसा था कि इन्हें भी टैक्स देता था और सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी डबल टैक्स उसे पेड करना पड़ता था। तो सबसे प्रॉब्लम में कौन था? किसान था, ठीक है। लेकिन क्रांति के बाद संरचना का बदलाव संभव दिखाई देने लगा, ठीक है ना। संभावना जो इसमें थी वो दिखाई देने लगी। यूरोप में एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का किस्सा नियंत्रण हो। मतलब
एक तरह से कह सकते हैं ना अधिकार, किसी एक के पास कोई अधिकार हो, इन सब से क्या है छुटकारा मिल सके। सामाजिक सत्ता का किसका नियंत्रण हो और इस पे सामाजिक सत्ता आ जाए, जो लोगों के लिए लोकतंत्र ढंग से काम करे, ऐसी सत्ता, ऐसी गवर्नमेंट आए जो लोगों के लिए काम कर रही हो और आसानी से सबके भले का काम करे, सबको पढ़ाए लिखाए, सबका कल्याण करे। इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। जो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो थे, इन्होंने फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना, उसका उल्लेख कर दिया। लाइक जैसे अब कहीं कोई क्रांति हुई है, ठीक, अब कहीं कोई क्रांति जैसे हो गई, ठीक है, अब हमें पता नहीं है, अब वहाँ की रिपोर्ट क्या हुई, हमारे देश में कहानियाँ सुनाई गई। वो कहानियाँ सुन सुन के लोगों को क्या हुआ, पता लगा कि वहाँ ऐसे हो सकता है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो इन्होंने उनकी जो महत्वता का उल्लेख करना शुरू कर दिया, ठीक। तो और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। अब और सारे लोग भी उसमें आ गए, यूरोप में जो क्रांति चल रही थी उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। सबको उससे थोड़ा थोड़ा हौसला सबका बढ़ने लगा था। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। उपनिवेश क्या होता है बताओ? देखो, उपनिवेश ऐसा होता है ना, जैसे कोई बड़ा देश है या कोई भी देश शक्तिशाली देश है, ठीक है ना, जिसने क्या किया हो, किसी एक देश पे कब्जा कर लिया हो, उसका दूसरा व्यापार स्थल बन गया हो, उपनिवेश बन जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है, वहाँ से इनकम ले सकता, जनरेट कर सकता है, वो उसका उपनिवेश हो गया। जैसे इंडिया क्या था, कहाँ का, ब्रिटिश का, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन का, ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ऐसे ब्रिटेन ने क्या हुआ, पूरे देश में कई जगह, पूरे मतलब ऑल ऑफ वर्ल्ड में कई देशों में कब्जा कर रखा था, ठीक। तो बहुत सारे इसके उपनिवेश थे और कहीं कहीं ये मार खा जाते थे, तो वहाँ की कहानियाँ क्या होती थी, दूसरे उपनिवेश में देखो वहाँ मार के इन्हें भगा दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया, वहाँ ऐसा किया गया, तो उसके थ्रू इन्हें क्या किया गया, समझाया जाता था। वो उपनिवेश कहलाया करते थे। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यूरोप में सब ऐसा परिवर्तन नहीं चाहते थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। चाहते तो थे बदलाव हो, लेकिन धीरे धीरे चाहते थे, स्लोली, ठीक। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, और कुछ रूढ़िवादी थे तो उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी, ठीक, समाधानों के पक्ष में थे। देखो यहाँ पे कुछ थे समाजवादी, एक खेमा था अलग, जैसे ग्रुप वाइज 2 ग्रुप बढ़ गए थे, अलग अलग 2 ग्रुप थे, 2-3 ग्रुप बढ़ गए थे, जिसमें से तीनों ग्रुप का क्या नाम थे, एक रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव्स, ठीक, दूसरा उदारवादी, लिबरल्स, और आमूल, ठीक है ना, परिवर्तनवादी, रेडिकल, ठीक है, जो परिवर्तन चाहते थे उनको हम क्या कहते थे, रेडिकल कहते थे, ठीक है। और जो लिबरल उदारवादी होते थे, लिबरल होते थे, और जो रूढ़िवादी मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई वाली बात थी कि मतलब पुरानी धारणा वो लेके चले थे, उसी पे ही चले जाते थे, ठीक। कंजर्वेटिव उनको कहा जाता था, जैसे कोई पुरानी परंपरा हो, धार्मिक हो, वही उसी पे ही चलते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते। अगर बदलाव चाहते कहते तो धीरे धीरे एक चीज़ धीरे धीरे बदलाव हो, ठीक है। और उदारवादी थे, ये सबके लिए चाहते थे कि सबके लिए दया भावना हो, सबके लिए क्या करें, सबके लिए हम कुछ ना कुछ करें, सबके लिए एजुकेशन के लिए, सबके लिए हम इलाज के लिए, मतलब जो भी हो सके सबके लिए करें। और रेडिकल होते थे परिवर्तनवादी, वो डायरेक्ट चाहते थे तुरंत परिवर्तन कर दो। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, कह रहे उस समय इस शब्दों का क्या मतलब था, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा तो अनपढ़ी लोग थे, कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, वही समझते थे इनका मतलब, बाकी सारे तो गवार थे, काला अक्षर भैंस बराबर। अगर उनको समझाया जाता तो समझ सकते थे बस। राजनीति में इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो सामान थी, कह रहे इन तीनों में क्या थी, ऐसी कौन सा विचार, कुछ विचार होता कहीं ना कहीं तीनों का मेल खाता था, ठीक है ना, तो वही सब पकड़ लेते थे कि ये सही है तीनों में,
ये विचारधारा उनकी भी है और ये उनकी भी, तीनों की सेम विचारधारा कहीं एक चौराहे पे जाके मिल जाया करती थी तो उसको वो मान लिया करते थे। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। समय के अनुसार क्या होता है, इसमें परिवर्तन आते जाते थे। जैसे जैसे समय आगे चलता जाता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाते हैं, ठीक ना। कुछ विचारों में परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ उसके कार्यशैली में परिवर्तन आ जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे परिवर्तन आते हैं। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो 1800 में जो कहानी चल रही थी 19वीं सेंचुरी में, मतलब 1800 के में जो किस्सा घटे थे पॉलिटिकल में, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ स्टडी करेंगे, उनके बारे में कुछ हम समझेंगे और देखेंगे कि उन्हें परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला, उन्होंने परिवर्तन से रिलेटिव क्या चेंजमेंट लाए, ठीक, क्या इंप्रूवमेंट किया, क्या चेंज लाए, क्या परिवर्तन लाए, इन सब के बारे में। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया था। अब रेडिकल कौन थे? परिवर्तनवादी, ठीक। तो उन्होंने जो परिवर्तन चाहा था, देखते हैं क्या परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाज 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बना। रूस में क्या हुआ, परिवर्तनवादी ज़्यादातर होने लगे। अब इनके वजह से क्या हुआ, जो 20वीं सेंचुरी आई 1900 में जो चल रही थी कहानी, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आई थी, ठीक है। तो इसी को आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट में इन्हीं का विचार करेंगे। तो इसमें है हेडिंग हमारी 1.1 उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ठीक है। यहाँ देखो उदारवादी तो लिख दिया, रेडिकल इंग्लिश वर्ड है, उसके बाद दूसरा रूढ़िवादी हो गया। तो यहाँ समझ सकते हो क्या गायब है, परिवर्तनवादी, ठीक है ना। उदारवादी तो हो गया, उदारवादी कौन थे, कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव। उदारवादी लिबरल और परिवर्तनवादी रेडिकल थे। यहां से हो गई समाज में परिवर्तन की धारणा है। अब अलग अलग करके हम इसको पढ़ेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। अब जो परिवर्तन चाहते थे, एक ही बार में सब कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते ना। जैसे अगर हम घर में लाए कि एकदम सब इम्प्रूवमेंट कर दे, ठीक है ना, सारे अंग्रेज हो जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कोई ठेठ गंवार है वो थोड़ी ना अंग्रेज होगा, है कि नहीं। उसको परिवर्तन करने में टाइम लगेगा। उसको पहले सूट बूट पहनना सिखाओ, वो धोती नहीं छोड़ सकता, है ना। कहेगा बड़ी गर्मी लगती है, क्योंकि पैंट कमीज पहनना, जीन्स पहन ले वो तो कहेगा घुटा घुटा सा लगता है हमें, है कि नहीं। कोट पैंट पहन लेगा, कहेगा गर्मी लग रही है, ठंडी में भी कहेगा गर्मी लग रही है, फीलिंग नहीं आएगी ना उसे वो। तो इसलिए वो तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उसमें सब थे, जैसे उदारवादी हो गए। अब उदारवादी सबका भला चाहते थे, एक ही बार में कैसे ला सकते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। वो कहते थे कि सभी को, अब कोई धर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसको कोई ज़्यादा शक्तिशाली है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कम है, ठीक है, जैसे कई तरह से ईसाई धर्म हो गया, ठीक है, उस टाइम मुस्लिम धर्म बहुत वर्चस्व में था और हिंदू धर्म, यही दोनों धर्म ज़्यादा टकराते हैं। बाकी तो इतने धर्म हैं। कहता शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देश में प्रायः किसी एक धर्म को ही, आप जानते हैं कि प्रायः एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ठीक है ना। यहाँ पे कैथोलिक चर्च वाले सपोर्टर थे, कहाँ, ऑस्ट्रिया और स्पेन में। और ब्रिटेन की सरकार क्या थी, इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड के समर्थन में थी। जो इंग्लैंड का चर्च था ना, उसके ज़्यादा सपोर्टिंग में थी। और एक ही धर्म था, ईसाई धर्म। इंग्लैंड वगैरह में तो ईसाई धर्म ज़्यादा चल रहा था, बस ये चर्च अलग अलग थे, तो उनका भी विचारधारा अलग थी, इसलिए चर्च अलग रहा करते थे। अब जैसे हिंदू धर्म कोई मानने वाले बहुत लोग हैं, किसी की उदारवादी व्यवस्था है, किसी की रूढ़िवादी है, तो किसी की परिवर्तनवादी है, ठीक ना। हिंदू धर्म में जैसे रूढ़िवादी हो गए तो वही राजा राम वाली कहानी चला रहे हैं कि हम बस राम जन्म से लेके वही सारी चीज़। लेकिन समय क्या चाहता, परिवर्तन चाहता है। और वो कुछ लोग जो इसको समझ रहे हैं तो वो परिवर्तन में चल रहे हैं, ठीक। हिंदू धर्म है लेकिन उनके साथ परिवर्तन भी है। समाज को उठाने के लिए वो आगे कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तार्किक ढंग से, मतलब एक क्रिटिकल तरीके से उनको जो समझ में आता है उसको मानते हैं, साइंस को भी मानते हैं। और उदारवादी हैं, सबके
कहते हैं ना सबके भले के लिए वो काम कर रहे हैं, गरीब है, दुखी है, जो नहीं किसी चीज़ से सपोर्टिंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सबका अलग अलग। तो इसी तरह से अलग अलग मंदिर और चर्च बढ़ जाते थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। अब उदारवादी एक तरह से क्या थे, ये लोकतांत्रिक थे, ठीक ना। ये क्या चाहते थे कि वो राजा बाप बेटे में नहीं चले, वंशवाद ना हो, ठीक है ना, कि बाप राजा था तो उसका बेटा हो, उसका फिर बेटा, उसका बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली कहानी वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समय के साथ क्या हो, सत्ता लोगों के हाथ में रहे, लोग परिवर्तन चाहते थे। तो इसलिए उदारवादी भी इसका सपोर्टिंग थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, कि व्यक्तियों के जैसे हमारे मूल अधिकार आजकल हैं, ठीक, तो वो चाहते थे उदारवादी कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को किसी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब हमारे मौलिक अधिकार हैं, कितने हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब उसमें ये नहीं, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती कि मतलब कहीं तुम्हें किसी जुर्म में पकड़ लिया तो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। अब ये चाहते थे कि कोई ऐसी सरकार बने जो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, कानूनी तौर के अनुसार काम करे, किसी का पक्षधर ना हो, है ना, किसी का एक सपोर्टिंग कर ले, किसी को सपोर्ट कर ले, हम इनकी सुनेंगे, ऐसे करेंगे, तो ऐसा ना हो, सबके लिए अलग हो। तो जो कानून हो वो सबके लिए मान्य हो। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था तो विचारधारा थी, लेकिन ये तो लोकतंत्रवादी नहीं था। काम वही कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्रवादी नहीं हैं। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि मतलब जैसे हमें 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त है ना, वो ये नहीं चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, ठीक। यहाँ इनकी विचारधारा अलग हो जाती थी। कहीं कहानी अभी हमने पीछे पढ़ा ना कहीं तीनों की विचारधारा मिलती थी और कहीं कहीं अलग थी। तो यहाँ इनकी विचारधारा अलग हो जाती थी। ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक शासन हो, लेकिन लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो, बस उन्हीं लोगों को हो जो पैसे वाले हों, पूंजीपति हों, अच्छा कमाते हों। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही होना चाहिए। अब वो चाहते थे कि पैसे पूंजीपतियों को ही वोट का अधिकार हो, तो ये भी गलत है। तो समाज का जगह अगर वोट सिर्फ पूंजीपतियों को, पैसे वालों को मिलेगा, तो हमें कहाँ से उसका होगा कि भाई गरीब जो है कि वो क्या चाहता है, कैसे पता लगेगा। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि गरीब की भी क्या इच्छाएं हैं। वो रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी चाहता है कि शिक्षा हमें मिले, इलाज मिले, है कि नहीं। इलाज के लिए हमारे पास डिस्पेंसरियाँ हों, हमारे पास मतलब साधन हो आने जाने के लिए, अगर हॉस्पिटल दूर हैं तो वहाँ तक हमें आने जाने की सुविधाएँ हों। तो कैसे मिलेगा जब तक उनके विचार हम नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए संवैधानिक हमारे जो लोकतंत्र में है क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार बना दी गई है। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी विचार सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, ठीक है। जो रेडिकलवादी थे, परिवर्तनवादी, वो तो चाहेंगे ही सरकार कैसी हो जो ज़्यादा सपोर्टिंग हो, समर्थन हो, सबको वोटिंग की हो, ज़्यादा लोगों को वोट किया हो, ज़्यादा लोग उससे क्या करें, इसको बदलाव जो चाहते हैं। अब जैसे पता है कुछ लोगों ने चाहा कि मतलब कि हम ये परिवर्तन नहीं चाहते, तो 100% जनसंख्या मन से बांट दिया, जिसमें से 15% लोग अलग हो गए, 20% अलग हो गए, 45% अलग हो गए, ऐसे कर करके। तो इनमें से जो ज़्यादा परसेंटेज रहा उसी का क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे, उसी की बात मानेंगे कि ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो। तो रेडिकल लोग ऐसे थे, रेडिकल जो थे वो क्या कहते, ज़्यादा परिवर्तन चाहते थे। क्या ये किसी में आया क्या संचार में? इसमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। अब पहले क्या किया गया था, महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा कि जो महिलाओं को भी है क्या वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न
उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के जो विशेषाधिकार थे उसके खिलाफ थे। मतलब स्पेशल कोटा, जैसे उद्योगपतियों को कह दिया गया ठीक है चलो तुम टैक्स मत दो, कोई टैक्स नहीं दोगे कोई बात नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। सबके लिए एक समान चाहते थे कि एक समान हो, उनको कोई विशेष अधिकार ना दिया गया हो। किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे कि तुम अमीर हो, करोड़पति हो, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके विरोधी नहीं थे। बट लेकिन तुम्हें अलग से इसके अमीर हो तो इसका क्या, तुम्हें लाइन में ना लग के, कहीं तुम्हें वोट की लाइन लग रही है, ठीक है, और तुम आए यहाँ पीछे लाइन में ना लग के अलग से पहले आके तुम्हें वो स्पेशल कोटा मिल जाए, तो ये इसके विरुद्ध थे बस, ठीक है ना। ठीक है तुम अमीर हो, अगर बैंक में लाइन लगी है तो तुम भी पीछे लगो। तुम अच्छा खाओ पियो चलेगा, तो अच्छी गाड़ी में घूमो, लेकिन जहाँ सामाजिक बात है वहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। मंदिर में आ गए तो तुम्हारे लिए अलग से दर्शन के लिए क्या है, लाइन नहीं होगी, वीआईपी कोटा नहीं बनेगा। वो चाहते थे सबके साथ रहो, तब तुम्हें समाज समझ में आता है। तो ये सपोर्टिंग करते थे, ठीक है ना। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रीकरण के विरुद्ध थे। अब वो इसके भी विरुद्ध थे कि कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति हो जाए और सारे लोग भिखारी पड़े रहे। 100% लोग क्या, 100% में 85% लोग भिखारी बने रहे, 15% लोग संपत्ति ले ले, तो वो भी इसके खिलाफ थे कि सबको सपोर्ट होना चाहिए। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब जो रूढ़िवादी था वो क्या था, इन दोनों के खिलाफ था। किसके, रेडिकल और उदारवादी, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज़्यादा तालमेल करते थे, क्योंकि परिवर्तनवादी था और वो उदारवादी था। उदारवादी भी इस परिवर्तन तो चाहता था, लेकिन उदारवादी उसके सपोर्ट में था कि भाई जो गरीब लोग हैं उनका भी सपोर्ट किया जाए, सबका किया जाए। तो उदार दयालु टाइप के थे वो, परिवर्तन के साथ साथ भी वो दया भावना रखते थे। और रूढ़िवादी तो वही थे, ठीक। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरतों को स्वीकार करने लगे। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, तो अब इनकी भी विचारधारा बदल गई। ये भी मान लिए कि नहीं भाई जो आप कह रहे थे वही सही है, अब हम आपका भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, ठीक है। पहले पुराने समय में क्या करते थे, यानी 18वीं शताब्दी में ये परिवर्तन का क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है ना। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, ठीक है। पुराने समय में तो वो पकड़ के बैठे थे खूंटा कि नहीं 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 ऐसा ही चलेगा, ऐसे चलेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए। लेकिन जब समय परिवर्तन होने लगा ना, उन्हें लगने लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, अब हमें भी समय के साथ धोती छोड़ के क्या पैंट कमीज पहननी पड़ेगी, है ना, कोट पैंट पहनना पड़ेगा, टोपी लगानी पड़ेगी, क्योंकि और हमें भी अगर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर नहीं बोलेंगे तो जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनसे हम तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। अंग्रेज जो आए हुए थे उस टाइम में, उनसे भी हम क्या करेंगे, तालमेल नहीं मिला पाएंगे, ठीक है ना। हम अपनी विचार उनसे नहीं अच्छे से, और उनकी बातें हम नहीं समझ पाएंगे। अब सपोज करो कहीं तुम ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ सारे अंग्रेज हों और तुम अकेले हिंदी बोलने वाले। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो तुम हिंदी छोड़ दो या तो वो सारे हिंदी बोलने लग जाए, है ना। तो सारे हिंदी बोलने लगे ऐसा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम इंग्लिश बोलने लगो इट्स अ पॉसिबल, ठीक है। ये संभावना तो है कि तुम बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है और तुम उससे सीख जाओगे, तो इसलिए तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा खुद को धीरे धीरे, क्योंकि उनसे तालमेल बैठाने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ऐसा किया परंतु वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। कहते थे ठीक है हम धोती कुर्ता पहनेंगे लेकिन इंग्लिश हम बोलेंगे, अपनी हम पोशाक नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जो परंपरा है उसको लेके चलेंगे, लेकिन परिवर्तन चलेगा, ठीक। परिवर्तन होगा लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे बोली भाषा हो गया, बोलना हो गया, रहना खाना पीना, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ परिवर्तन होगा, सारा नहीं होगा। तो इस बात पे वो समर्थन करने लगे, ठीक है ना। जैसे अब कहते हो कि अचानक से हम नॉनवेज खाने लगेंगे, हाँ, वेज से तुरंत नॉनवेज तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, तो इसलिए बेचारे वो करेंगे नहीं हम अच्छे से मसाले से बना के खाएंगे लेकिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक, क्योंकि हम पुजारी लोग हैं, तो उन्होंने ऐसा किया। ठीक उसी तरह से ये जो रूढ़िवादी थे इन्होंने भी कहा कि थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा चलेगा, लेकिन हम पूरी तरह से परिवर्तित अपने आप को नहीं कर सकते। समझ में आया, ठीक। तो अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, स्लोली चेंजमेंट लाने के लिए, ठीक।
धीरे धीरे उन्होंने परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। पहले एक चीज़ को चेंज कर दिया, पहले कहा कि ठीक है हम कोट डाल लेते हैं, धोती नहीं बदलेंगे। हाँ, धोती वो पहने रहते हैं, कोट डालना शुरू कर लिया। फिर थोड़े दिन गए लाओ हैट भी लगा ले, सर पे धूप लगती है, बाल तो थे ही नहीं सर पे, बहुत लोगों के गंजे हो जाते थे। आजकल बिग वाला सिस्टम है, तब ऐसे तो टोपी भी लगाना शुरू करे जिससे धूप कम लगती थी। गमछा तो बांधते थे, गमछे की जगह उन्होंने क्या किया, टोपी लगाई। लेकिन टोपी से हाथ मुंह पोंछ नहीं सकते थे, गमछा ज़्यादा बेटर था, निकाला हाथ मुंह धोया पोंछ लिया, है ना। तो ठीक उसी तरह से वो हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ तर्क दे दिया करते थे कि ज़्यादा बेटर है। फिर धीरे धीरे आज के समय में आ गया कि जीन्स पहनने लग गए, आया ना परिवर्तन। वो एक एक पॉइंट से परिवर्तन लाने से क्या हुआ, आज बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। उस समय में छोटा परिवर्तन क्या था कि सबको शिक्षा दी जाए। शिक्षा आते आते जब मानसिक चेतना जागी लोगों की तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ठीक, तो वही धीमी प्रक्रिया थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों की काफ़ी टकराव हुए। जो विचार थे उनके बीच में काफ़ी टकराव होने लगे, परिवर्तन तो होने लगा कहीं ना कहीं। नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें परिवर्तन आईं। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है ना, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो भी क्या स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि ये जो परिवर्तन आएंगे धीरे धीरे राजनीतिक धारा क्या होगी और सीमाएं क्या होगी और क्या क्या संभावना है जो परिवर्तन हो सकती है ना। तो यहाँ तक इनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत तालमेल आने लगा और आगे बदलाव की प्रक्रिया चलने लगी। तो इसी के साथ ये हेडिंग यहाँ खत्म होती है। आती है नेक्स्ट हेडिंग हमारी। अब जब इनमें परिवर्तन आने लगे तो क्या आया, हेडिंग 1.2 में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रीज आने लग गई। अब भाई इंडस्ट्रीज आएगी, दो रोटी का जुगाड़ होगा, कामकाज मिलेगा, वो परिवर्तन इनमें आने शुरू हो गए। तो इसको हम देखते हैं नाउ। ये राजनीति रुझान एक नया युग का द्योतक है। अभी रुझान मतलब एक दूसरे में टकराव आ गया, हर एक चीज़ आना शुरू हो गया, तर्क वितर्क होने लगे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। बोलो, मतलब उसका एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना, उसी से लिया गया। जैसे किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो तो ये उसको प्रेजेंट कर रहा था। क्या प्रेजेंट कर रहा था? राजनीतिक रुझान, नए युग की शुरुआत थी। ठीक, जैसे नया युग जब आया ना तो जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल इश्यूज आने लगे, एक दूसरे में टकराव होने लगे, तो ये नए युग की क्या थी, शुरुआत थी। ठीक है ना, एक नींव कह सकते हैं। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव चाहता था। ठीक, बदलाव का था। इस समय में क्या हुआ, परिवर्तन आए। कौन कौन से? सामाजिक परिवर्तन आए और आर्थिक, जहां से हम इनकम के स्रोत जनरेट कर सकते हैं उसको हम आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। बदलाव, यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। अब जहां फैक्ट्री पड़ेगी वहाँ कॉलोनियाँ बसने लगेंगी, और जहाँ फैक्ट्री पड़ी, जहाँ लोग काम करने लगे, जो कॉलोनियाँ बसा के रहने लगे, जो कि झोपड़ी में रहने लगे, उन्हें खाने पीने की तो ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वहाँ पे वो शहर डेवलप होने लगे। धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, झुग्गी से मकान, मकान से बिल्डिंग बनने लगी, फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगी और वो शहर हो गया। ऐसे ही दिल्ली बसी थी और दिल्ली एक मेट्रो सिटी हो गई। आज कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये सारे सब ऐसे ही हुए हैं। ठीक ना, शहर जो बड़े बड़े बन गए अब थे, बस रहे थे। नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, रेलवे का क्या हुआ था, विस्तार हो गया था। मतलब बड़े बड़े, अभी भी रेलवे का विस्तार हो रहा है, ये नहीं कि रेलवे लाइन और नहीं बन रही है। जहाँ जहाँ नहीं बनी थी वहाँ अभी देखोगे, जो अयोध्या लाइन चल रही है, यूपी क्षेत्र में चल रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, जिससे रेलवे स्टेशन सर लाइक 5 स्टार होटल की तरह डेवलप किए जा रहे हैं। वहाँ दुकानें हैं, रहने के लिए है। अयोध्या में जो होटल बन रहा है, रेलवे है, उसके आसपास होटल की तरह बनाया गया है। जाके वहाँ मॉल मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा। जैसे लाइक तुम्हारा जो ये कॉपी इसका है, कह सकते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन। पहले मेट्रो स्टेशन में क्या होता था, मेट्रो स्टेशन में जाओ, ऐसे घूम टहल के चले जाओ। लेकिन आजकल क्या है, मेट्रो स्टेशन में जब तक तुम मेट्रो चेंज करना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो वहाँ तुम्हें कॉफ़ी शॉप है और नाश्ता करने के लिए है, मैकडी है, बर्गर है और छोटी छोटी शॉप है, सब कुछ खाने के लिए मिल रहा है। तुम वहाँ इंजॉय कर सकते हो वेटिंग के टाइम में। अगर किसी का वेट कर रहे हो तो उतने टाइम तुम खा पी के इंजॉय कर सकते हो। ऐसे ही और भी जगह रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं अब। ठीक है, तो नए नए इनकम के स्रोत जनरेट हो रहे थे। औद्योगिकीकरण ने
औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। अब भाई पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन सबकी इच्छा होगी पैसे, पैसा हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है ना। पैसा होता है तो तभी क्या कर पाते हैं वो, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें और अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। कहते हैं ना, जब पैसा होगा तभी रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, रहने के लिए जब पेट भरा रहेगा तो आगे कमाएंगे, वो और सोचेंगे। तो पैसे के लिए वो सब क्या हुए, फैक्ट्रियों की तरफ आने लगे, और औरत, आदमी, बच्चे सभी आ गए। जो छोटे छोटे बच्चे थे जैसे आप लोगों की तरह, तो उन सब में क्या होता था, काम कराने के लिए जो छोटा मोटा काम हुआ करते थे उन बच्चों से करा लिया करते थे। कहीं कहीं जो पतली जगह हुआ करती थी उसमें बड़ों का हाथ नहीं जा सकता, ठीक है ना। छोटा बच्चा होता था, हाथ डाल के चीज़ें निकाल लिया करता था, साफ़ कर दिया करता था। ऐसे क्रम में कई बार मशीनों में दुर्घटनाएं घटी हैं कि छोटे बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। इस वजह से कंपनियों में बच्चों को रोक दिया गया था, ठीक है। अब वो तो ना समझते छोटे बच्चे, ठीक, चीज़ को बोला निकालो, निकालते निकालते में मशीन अगर चल गई या कुछ हो गया तो बच्चे उसी में मर जाते थे, ठीक। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी थी। पहले 10 घंटे की टर्न नहीं हुआ करता था, 12-12, 14-14 घंटे काम किया करते थे, और भी ज़्यादा घटाया करते थे क्योंकि कोई लेबर रूल नहीं था, ठीक। और मजदूरी बहुत कम हुआ करती थी। अब भाई किसी को खाने कोई नहीं है, खाने पीने को मिल रहा है, 4 रुपये मिल गए, ठीक है। बिहार से लोग क्यों इतना भागते, पता है, बिहार से आए लोग बहुत गरीबी की स्थिति में पल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या करते हैं, अगर उन्हें 500 रुपये मिल रहा है तो उनसे कहोगे थोड़ा 4 घंटा काम और कर ले, 100 रुपये और ले ले, ठीक है। वो कहेंगे जी सर कर लेंगे, वो कर लेते हैं काम, क्योंकि गरीबी है ना, उन्होंने गरीबी देखी है। 1 घंटा 4 घंटा काम करके सोचते हैं 100 रुपये मिल जा रहा तो साग सब्जी हो जाएगी उनकी, बाकी बच जाएंगे, इस तरीके से वो कर लेते हैं। तो मजबूरी थी उनकी। बेरोजगारी आम समस्या थी और काम भी नहीं मिलता था। किसी तरह उन्हें काम मिल रहा था तो सोच रहे थे काम ना छूटे, इस मजबूरी में काम कर लेते थे, है कि नहीं। अभी तुम्हें डर रहेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें निकाल देगा, जो 500 रुपये मिल रहा था वो 100 के चक्कर में वो भी चला जाएगा, है ना। हाँ, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आई, ठीक है ना। बेरोजगारी आम समस्या थी, उसके बाद समय में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में, डिमांड में कमी आने लगी, ठीक है। मांग, देखो डिमांड एंड सप्लाई होता है। जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं करोगे तो क्या बिकेगी, चीज़ें नहीं बिकेगी। आज मैगी खाते हो, ठीक, मोमोज खाते हो, खाना ही बंद कर दो, दुकानें बंद हो जाएंगी, बेचना छोड़ देंगे सब। आज क्या है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सब ज़्यादा खाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, इसलिए जगह जगह टफरी पे कहीं कहाँ 4 डब्बे रख के मोमोज की टेबल रख के मोमोज की दुकान लगा ली, है ना। अब तुम कह दो मोमोज की दुकान पे जाके कह दो मांगो वहाँ पे मैगी है, मैगी खाएंगे, 10 दिन उससे मांगते रहो, एक दिन वो क्या करेगा, मोमोज के साथ साथ मैगी की भी दुकान खोल लेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने 10 बार डिमांड कर दी। और धीरे धीरे वो क्या करेगा, खोल देगा दुकान, नई दुकान खुल जाएगी। और फिर किसी दिन जाकर तुम कहो कुछ और आइटम कहो ना, वो जो मतलब फ्राइज, समोसे की डिमांड करते रहो, अगर वो बनाने वाला हुआ नहीं 10 बार का तो वो किसी समोसे वाले को ही पकड़ लाएगा, भाई मेरी दुकान के पास समोसे की डिमांड ज़्यादा होती है, और वो चल के क्या करेगा, समोसा बेचना शुरू कर देगा। ने भी ऐसे करा, रोल नहीं था, रोल लगा। हाँ, तो जो डिमांड बढ़ती है वो इंसान करता है। तो वही मांग में गिरावट आने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कमी आने लगी, औद्योगिक वस्तु की मांग में गिरावट आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो डिमांड थी, जो कंपनियों में चीज़ें बनती थी उसकी डिमांड में गिरावट आने लगी, मांग में गिरावट आने लगी। डिमांड जब नहीं होने लगी तो वो कम बिकेगी। यहाँ डायग्राम देख सकते हो। 19वीं सदी में क्या है, मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय एक व्यक्ति की दृष्टि से क्या कर रहे, देखो यहाँ पे खड़े हो गए, इन सब की दशा देख रहे कैसे क्या हाल हो रखा है गरीबों का भी, ठीक है। आ जाने पर देखो, कमियां आ जाने पर क्या हुआ था, जाने पर बेरोजगारी और बढ़ती गई, ठीक है। अब होगा क्या, जब किसी फैक्ट्री में किसी चीज़ की सप्लाई कम होने लग जाए, किसी फैक्ट्री में जब किसी चीज़ की सप्लाई मतलब बिक्री कम हो जाएगी तो क्या करेगा, वो सैलरी कहाँ से देगा, कमाई है ही नहीं तो कहाँ से तनख्वाह देगा। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, और शहर क्या था, अब सबको दिखने लगा कि भाई लूट मची, चलो काम मिल रहा है, सारे गांव जमा कहीं से भी उठा के सब आने लग गए फैक्ट्रियों के पास। अब लोग तो बढ़ गए लेकिन काम नहीं था।
जब काम नहीं था तो सब दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, करते थे, जा रहे थे। इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। अब ज़्यादा लोग रहने लग गए तो गंदगियाँ बढ़ने लगी, साफ सफाई का काम, घरों का काम, घर नहीं थे वहाँ पे रहने के लिए, रेंट के लिए नहीं घर थे, सब चीज़ प्रॉब्लम होने लगी तो झुग्गियाँ डालने लग गए। किसी तरह से रहने का जुगाड़ तो इंसान करेगा जब जहाँ रहेगा, तो झुग्गी झोपड़ी डालना शुरू कर दिया और रहना शुरू कर दिए। और खाने के लिए भी समस्या होने लगी तो भाई झगड़ा लड़ाई होने लगा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। जो उदारवादी थे और रेडिकल्स थे, परिवर्तनवादी, ये क्या चाहते थे कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए, कुछ ना, भाई वो लोगों का झुंड देखे उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया निकालना ही था, क्योंकि वो लोगों के लिए थे, परिवर्तनवादी थे और उदारवादी थे, हमेशा चाहते थे कि लोग सही ढंग से रहें। अब उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ विचार लाना शुरू किया। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व थे, मतलब एक निजी किसी के हाथ में थे, मालिक के। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे थे और संपत्ति थी, रेडिकल वालों के पास भी और परिवर्तनवादी और उदारवादियों के पास भी पैसे थे। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग। अब पैसे वाले होंगे तो फैक्ट्री होगी तो काम करने वाले भी लोग होंगे ही होंगे उनके पास। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी, जैसे समझाया भी। इसीलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब उनके यहाँ पे भी लोग रहते थे तो वो लोगों की दशा देख के क्या चाहते थे कि इनके लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए। जब उनके लिए कुछ परिवर्तन करेंगे ताकि लोग सही ढंग से रह पाएँ, ठीक है ना, सही भेड़ भसाड़ ना कर पाएँ, भेड़ों की तरह जानवरों की तरह ना रहें, उनका जीवन अच्छा हो। इसलिए वो चाहते थे कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चाहते हैं कि हमारी कंपनी में काम करने वाले लोगों, जैसे टाटा अपने मिले कंपनी में काम करने वाले हर एक लेबर के लिए कुछ ना कुछ सुविधा लाते हैं। मेडिकल तो हो गया, हॉस्पिटल के लिए सुविधा, दवाइयों के लिए सुविधा, उनके बच्चों की पढ़ाइयों के लिए बहुत जगह करते हैं। तो ऐसे वो लोग भी चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। अगर देखो, कहते हैं ना कि पब्लिक जो काम मजदूर हमारे जो हैं, अगर वो सही रहे, मानव संपत्ति एक तरह से, ठीक, अगर वो सही रहेंगे, बीमार नहीं होंगे तो काम अच्छा करेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो चीज़ें कुछ अच्छे तरीके से करेंगे। आज से नहीं, बहुत पहले से ही लोगों में डिमांड थी कि लोग पढ़े लिखे हों, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ लिख के अच्छा बनो। और जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो काम सही ढंग से करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे अनपढ़ लोगों को भी सही से काम करवाएंगे, है कि नहीं, उनको भी कुछ अच्छे तरीके से काम कराएंगे तो धीरे धीरे उनकी लाइफ स्टाइल बदलेगा और उनकी कमाई का रास्ता बढ़ेगा। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे कि जन्म से ही किसी को, जैसे पंडित का लड़का पंडित हो जाए, ये जन्म अधिकार है, ठीक है, राजा का लड़का राजा हो जाए, ये जन्म अधिकार, लेकिन ये सारे के विरुद्ध थे, ये सारा नहीं चाहते। तो व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था कि मतलब इंसान क्या होना चाहिए, उद्यमशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, खुद पढ़ के। ये नहीं कि तुम गरीबी में आज पल रहे हो तो कल तुम राजा नहीं बन सकते, तुम अपने बल पे, अपने ज्ञान से तुम राजा बन जाओ, वो ये चाहते थे। सबको ऑप्शन मिले, अवसर मिले कंपटीशन का, और होड़ में जो निकल जाए वही नौकरी पाए, वही राजा बने, वही डीएम बने, कलेक्टर बने, आईपीएस बने, है ना। तो ये चाहते थे वो कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी हो, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। अब उन्हें बिना रोक टोक के, क्या बिना परेशान किए आगे बढ़ाया जाए तो समाज क्या होगा, तरक्की करेगा। क्योंकि कुछ डर से ही नहीं आगे आते कि अरे रोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये है वो करके नहीं परिवर्तन में चाहते, ना ही वो सुधार लाना चाहते। लेकिन अगर धीरे धीरे अगर वो यही चीज़ करेंगे तो क्या होगा, समाज में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, अच्छा बैकअप ला पाएंगे किसी चीज़ के लिए ना, अच्छे तरीके से उस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे, ठीक है ना, मतलब उसी के पास आसपास आ गए थे क्योंकि वो उनका सपोर्टिंग थे, इसलिए वो आ गए थे। आगे है यूरोप में
1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, कुछ लोग क्या थे, उदारवादी और राष्ट्रवादी और रेडिकल आंदोलन मतलब परिवर्तनवादी आंदोलनकारी के पक्ष में थे, मतलब इनके सपोर्ट में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे। अब फ्रांस, इटली, रूस और जर्मनी में ऐसे लोग क्या कहे गए, क्रांतिकारी, जो परिवर्तन चाहता उनको क्रांतिकारी कहा। ठीक है ना, हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। जो राजा लोग थे उनका वो तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। ठीक है ना, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। किसी राजा के सपोर्ट में नहीं, नागरिक नहीं, वो चाहते थे कि सबको समान अधिकार हो। तो वही लोग थे जो उदारवादी थे और परिवर्तनवादी थे और राष्ट्रवादी थे। ये एक और वर्ड जुड़ जाता है, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी वो होता है जैसे कि वो अपने देश के लिए, ठीक है ना, वहाँ कोई धर्म, कोई परिवारवाद, कुछ ऐसा नहीं, अपने पूरे संपूर्ण देश के। जैसे भारत, कहीं हम अगर जब लड़ाई होती है, कुछ भी होती है, तो जैसे क्रिकेट मैच हो जाता है तो हम इंडिया करते हैं। ये तो नहीं कहते अपने गांव का खेल रहा है, यही ज़्यादा नंबर मारे, रन करे, ज़्यादा नंबर ऑफ रन लेके आए, नहीं करते ना। या फिर हमारे गांव का कोई बॉलर है, हमारे क्षेत्र का कोई बॉलर, तो यही 10 के 10 विकेट ले जाए, कोई दूसरा ना ले जाए, ऐसे नहीं करते। वहाँ इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ उसी को कहते हैं राष्ट्रवादी। जब वो अपने देश के हित में चलते हैं तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, देश के सपोर्ट में होते हैं, तो उन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। ठीक है ना, अब वो अपनी रचनाएं जो लिखा करता था वो सब पढ़ते थे। भारत के साथ और भी बहुत लोग पढ़ते थे जो राष्ट्रवादी थे। तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारी 1.3, यूरोप में समाजवाद का आना। अब यूरोप में क्या हुआ, समाजवाद आना शुरू कर देता है। समाज के पुनर्गठन की संभवता सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही थी। अब पुनर्गठन क्या हो गया, जो पुनर्गठन वर्ड आया है, ये क्या, कहाँ से फिर इसको मतलब दोबारा से गठन करने। एक बार तो उन्होंने समाज को, जैसे हमने कोई चीज़ एक बार बना ली, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, कुछ देखते हैं हम दूसरों की चीज़ देखें ना। जैसे हमने एक गाड़ी ले ली, ठीक है, अब गाड़ी ले ली, हमने ले ली गाड़ी ओल्ड वर्जन, उसके बाद कुछ नया अपडेट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करवा देते हैं, तो उसको कहते हैं पुनर्गठन हो गया एक तरह से। उसमें कुछ परिवर्तन ला देना, पुनर्गठन। दोबारा से उसको हम चेक करते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ कहाँ करके कुछ अच्छे तरीके इनसे एडवांस कर लें, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। पुनर्गठन इसी तरह से राज्यों का होने लगा, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ राज्यों का हुआ था, वहाँ समाज का, विचारधाराओं का हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। 19वीं सदी में समाजवाद क्या हो गया, एक जानी मानी विचारधारा हो गई। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। अब समाजवाद की तरफ बहुत सारे लोग, क्योंकि नई चीज़ जो आती है मार्केट में, क्या करते हैं, उसके उस तरफ सब फोकस करते हैं, है कि नहीं। कुछ नया आया करके सब ज़्यादा लोग उसकी तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो समाजवादी थे वो कभी भी निजी संपत्ति का सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। जो समाजवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। मतलब किसी प्रॉपर्टी पे एक ही मालिक बैठ जाए, ऐसा नहीं, वो सबके लिए हो, ठीक है ना। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। अब जैसे जो मालिक हो जाएगा वो किसी को पानी नहीं पीने देगा। अब जैसे उसके कोई कुआं हो गया, कुआं हमने खोद लिया, ठीक है, अब हमारा मालिकाना हक हमारा ही हो गया, तो क्या करेंगे, फालतू हम जिसको चाहेंगे उसको पानी भरने देंगे, सबको तो भरने नहीं देंगे। तो ये चीज़ गलत होगी। पानी पे क्या है, सामाजिक प्राकृतिक चीज़ों पे सबका अधिकार है। तो पानी पीने वाली चीज़ है तो हमें क्या करना चाहिए, सबके लिए खुला रखना चाहिए। बस उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको गंदा कर रहे होते हैं, तो उनको उससे दूर रखना पड़ता है। वे ऐसा क्यों मानते थे, उनकी ऐसी तर्क क्यों थी, सोच क्यों थी, वो ऐसा क्या चाहते थे। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोग
लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों का रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। अब एक कंपनी वाला क्या चाहेगा कि हम तुम्हें रोजगार दे रहे हैं तो हमें अपना फायदा नहीं होगा तब तक हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। प्राइवेटाइजेशन जब होने लगा, जब निजीकरण होने लगा ज़्यादातर, तो उसमें से क्या हुआ, जिनकी सैलरी 40-40 हज़ार थी उनको घटा के क्या कर दिया गया, क्या इतने में काम करो भाई, हमें घाटा हो रहा है। कोरोना में क्या हुआ, बहुत लोगों को निकाल दिया गया। अब वो बेचारे क्या करते हैं, या तो 5,000 में, जो 50,000 में काम कर रहे थे, मजबूरी में उन्हें 10,000 में भी काम करना पड़ा, क्योंकि खाने को नहीं है तो क्या करेंगे, मजबूरी में काम करना ही पड़ेगा ना। ठीक, तो यही सारी समस्या उन्हें। अब वो जो मालिक होता है कंपनी को, सोच रहा है कि इन्हें 50,000 दे रहा था, ठीक है ना, एक को, अब उस 50,000 में कम से कम मैं 5 को लगा सकता हूँ, तो मालिक का तो फायदा हुआ। वो एक इंसान जो उस टाइम सैलरी 50,000 ले रहा था, 5 लाख कमा के दे रहा था, आज वो 10,000 ले रहा है, फिर भी 5 लाख से ज़्यादा कमा के दे रहा है, तो फायदा किसका हो गया, मालिक का। वो सैलरी नहीं बढ़ा रहा उसकी, लेकिन उतने में ही काम करता। तो पूंजीपति अपना फायदा देख रहे थे, वह उनके बारे में नहीं सोचता जो संपत्ति को उत्पन्नशील बनाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही हैं, जो वर्कर हैं वही संपत्ति को क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। वो बैठा हुआ है, एक बार पैसा लगा के सोच रहा है हमने तुम्हें काम दे दिया, तुम काम करो, हमें पैसा चाहिए। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा संपत्ति हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। अब हम कह सकते हैं कि जैसे एक ग्रुप हमने बना लिया है, और उन ग्रुप में एक गाड़ी खरीद ली, एक घर खरीद लिया और सारी सुविधाएं रख ली। अब 10 लोग मिलकर उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, है ना। अगर कोई एक मालिक होगा तो उसे तकलीफ होगी कि भाई हमें करना पड़ेगा, वो सबको डांटेगा, बोलेगा, हर एक चीज़ कहेगा। लेकिन जब 10 लोग मिल गए तो 10 लोग मिलकर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो इनकम वहाँ से हो रही है, गाड़ी सपोज किराए पे जा रही है, किराया कमा के दे रही है, और प्रॉपर्टी भी हमने किराए पे दे रखी है, वहाँ से जो हमें इनकम जनरेट होगी वो 10 लोगों में बटेगा ना, तो सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। 10 लोग बेरोजगारी से बचेंगे, तो वही वो चाहते थे। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए, और वो जो परिवर्तन चाहते थे वो उस पर क्या करते थे, बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहते थे। ठीक है ना। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चलाया जा सकता है। अब कोई पार्टी भी है तो उसको भी फंड चाहिए, करोड़ों में पार्टी पहुंच जाती है फंड देते देते, है ना। अब कोई सा भी समाज हो, बिना पैसे के तो चलाया नहीं जा सकता। अब हम समाज सेवा ही करने चल जाए तो हमारे पास फूटी कौड़ी ना हो तो समाज सेवा क्या करेंगे। समाज में जाएंगे तो 10 लोग मिलेंगे, कहेंगे साहब हमारे घर दवाई नहीं है, साहब हमारे घर खाने को नहीं है, साहब हमारे घर बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब क्या करेंगे, उन्हें देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। अब कह रहे हैं तो अगर इसके अलावा फिर समाजवादी समाज का आधार क्या हो सकता है, तो कहते हैं समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, अलग ही दृष्टि उनके पास थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कह रहे हैं कि एक ऐसा हम उद्योग लगाए, ऐसे हम धंधा करें, ऐसी कंपनी डालें जिसमें सामूहिक लोग क्या करें, काम करना लगे, सब मिलके चलाने लगे। जैसे कोई आश्रम खोल दिया, कोई वर्क करना शुरू किया, खेती करने शुरू कर दी। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ करेंगे तो भी हमें पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में नया न्यू हार्मनी के नाम से समन्वय, ठीक है ना, न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। उन्होंने एक नया ही मतलब समन्वय होता है ना, तालमेल, ठीक, जो उनके साथ क्या करे, तालमेल मिलाकर रखें। देखो, कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेती नहीं बनाए जा सकते। कह रहे कि पहलकदमी से ही जो कि बहुत बड़े सामूहिक खेती नहीं बनाई जा सकती, ठीक है ना। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। अब एक ग्रुप बन के ही क्या करे, वो बढ़ावा नहीं दे सकते। अब भाई सरकार से अब किससे समर्थन ले रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं कि सरकार सपोर्ट करे, सरकार सबको कहे तो जाके वो मानेंगे, सरकार कुछ उसमें अनुदान भी दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्ग
1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। अब वो चाहते थे कि लुई ब्लांक जो थे वो चाहते थे कि सरकार क्या करे कि किसी पूंजीपति को, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की क्या है, पूंजीपति व्यवस्था चल रही है, ज़्यादातर सब प्राइवेट सेक्टर होते जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं सरकारी हो, गवर्नमेंट की हो। ठीक, गलती उनकी भी नहीं है। अगर कहा जाए जो प्राइवेट हो रही है गलती उनकी नहीं है, गलती हम ही लोगों की है। अभी जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वो क्या समझता है, अपने आप को सरकारी दामाद समझ लेता है, समझता है ना। तो वो सरकारी दामाद ना समझ के अगर वो ये सोचे कि हमें काम करना है, हमें सैलरी मिल रही है, हमें इस पे काम करना है, तो वो सरकार की जो फैक्ट्री होगी, जो रोजगार होगा वो अच्छे से चलेगा। ठीक, तो लोग अच्छे से काम करेंगे। अब यहाँ जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो समझो वो अपने आप को सरकारी दामाद राजा समझ लेता है कि अब तो हर महीने मुझे सैलरी मिलेगी, चाहे काम करूँ चाहे ना करूँ। इसी की वजह से जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वो सही से नहीं चल पाते। ठीक, और यही वो चाहते थे कि उनको क्या किया जाए, संविदा पे कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए। ठीक, नौकरी रहेगी, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर निकाल दिया जाओगे। जैसे प्राइवेट टीचर होते हैं स्कूलों में, कि प्राइवेट स्कूल के अच्छे रिजल्ट क्यों आते हैं, क्यों रात दिन उसे अपने काम के लिए क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं कि अच्छा काम करेंगे हम तो हमारी सैलरी इंप्रूव होगी, हमें वो प्राइज़ मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, है कि नहीं, अप्रिसिएट करेंगे कि अच्छा काम कर रखा है। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। अब जो कोऑपरेटिव लोग थे वो साथ चलते थे कोऑपरेट करके। अब वही चीज़ हो गई, उनको जब फ़ायदा हुआ तो लोगों में क्या करने लगे, जो इनकम जनरेट हुई, बेनिफिट हुआ ना, उसको भी शेयर कर किया। तो इससे क्या हुआ, सब अब अच्छा लगा ना सबको कि हमने 10,000 रुपये कमा लिए। ठीक, 10 लोगों में 1,000 रुपये बढ़ गए। अब सबके माइंड में क्या आने लगा, अब 10 लोगों में क्या हुआ, 1,000 रुपये बढ़ गया, है ना। तो अब लोगों में क्या हुआ कि माइंड में आने लगा कि अगर हम कहीं 10 की जगह क्या करेंगे, 10,000 की जगह अगर हमने 1 लाख कमा लिया तो क्या होगा, फिर सबको बटेगा, फिर उसी हिसाब से ज़्यादा बटेगा, 10 लोगों के बीच में 10,000 बटेगा, तो सब और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे और उसको और डेवलप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा वो चाहते थे। अब यहाँ बात आ जाती है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। इन्होंने अपनी अपनी विचारधारा पेश की, नए नए तर्क लाए, नए नए आइडियाज़ लाए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। वो चाहते थे कि औद्योगिक समाज क्या है, पूंजीवादी समाज है। ठीक है ना, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी और पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ठीक है ना, जो मुनाफा आता है वो को वर्कर लोग ही तो करते हैं। ठीक है, वर्कर लोग जब काम करते हैं तो वहीं से धीरे धीरे क्या होता है, इनकम जनरेट होती है और उसी को फिर हम आगे बेच के उससे अच्छा सेल प्रोडक्ट करते हैं, अच्छा सेल मिलती है, हमें अच्छा पैसा जनरेट होता है और हम उसको अच्छे से पाते हैं। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचयन करते जाएंगे तब तक मजदूर की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तब तक मजदूर की स्थिति में क्या होगा, सुधार नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा उन्हें चूसने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इनकम जनरेट हुई, उनको दे नहीं रहे हैं, अपने ही पास रख ले रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें 10,000 दिया तो 10,000 में काम चलाओ। आज हमारी कंपनी 1 लाख की थी तो आज हमारी कंपनी 1 करोड़ की हो गई, लेकिन उन्हें बेनिफिट नहीं दिया। तो इसलिए क्या होता है, समस्या खड़ी होती है, क्योंकि उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है ना। ठीक, वो तो वही बेचारे 1,000 में खा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और उनकी सैलरी वही 10,000 में चल रही है और महंगाई 20,000 वालों को भी मार रही है। जो 20,000 कमाते तो उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है और 10,000 वाले उसमें क्या कर रहे हैं, 1 किलो जहाँ लेते थे आधा किलो में पानी ज़्यादा मिला के खा रहे हैं। पानी फ्री है, पानी में ज़्यादा मिला दिया पानी, है कि नहीं। जैसे खाना कुछ बनाया, दाल बनाई, दाल आधा किलो लाए, ठीक है, अब वो 10 दिन चलाना है तो उसमें पानी ज़्यादा मिला के चला रहे थे, हल्दी मिला के पी के पेट भर रहे थे। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों और पूंजीवादियों व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा।
कह रहे ये जो मजदूरों के ऊपर जो ज़्यादा पूंजीपति हैं, निजी संपत्ति वाले आधारित शासन हैं, इनको उखाड़ के फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। इनका मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे, ये चाहते थे कि इनको अगर इससे बचना है तो इन्हें अपना एक अलग समाज बनाना पड़ेगा, मजदूर वर्ग बनाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। कौन सा समाज अब आ गया हमारे पास? कम्युनिस्टवादी, ठीक, जिसको साम्यवादी कहते थे। साम्यवादी या कम्युनिस्ट। कहीं पे भी कम्युनिस्ट वालों को देखोगे ना, डंडा झंडा लेके ये क्या करेंगे, लोगों के लिए खड़े रहेंगे, मजदूरों के लिए। उसमें हंसिया हथौड़ा ये सारा चीज़ उनके झंडे पे लाल कलर का होता है। वो निर्दलीय होते हैं, वो किसी का सपोर्ट नहीं। जहाँ मजदूरों के लिए दिक्कत होती है वहीं खड़े हो जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट वाले यही करते हैं, हर जगह सपोर्ट के लिए वो खड़े रहते हैं। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। कार्ल मार्क्स जानता था जो पूंजीपतियों से जो हम संघर्ष करेंगे, अंततः उसमें उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज की भविष्य का समाज होगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो होगी, कम्युनिस्ट लोग होंगे, वो भविष्य के समाज के लिए अच्छे होंगे, समाज के लिए उनके लिए अच्छा वो करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और नया जो पार्टी उभर के आई, वो ग्रुप उभर के आया, वो था क्या? कम्युनिस्ट था, ठीक है ना। कम्युनिस्ट क्या करती थी? वो कम्युनिस्ट पार्टी जो थे, समाज थे, वो क्या करते थे? मजदूरों के लिए खड़े होते थे। हाँ, मजदूरों का समर्थन करते थे, मजदूरों के लिए, उनकी कमाई के लिए और सब चीज़ के लिए वो आते थे। तो अभी तक हमने कितने ग्रुप को पढ़ लिया? रूढ़िवादी, उदारवादी, परिवर्तनवादी, रेडिकल और राष्ट्रवादी एंड साम्यवादी और कम्युनिस्ट, ठीक, इतने चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 1.4, समाजवाद के लिए समर्थन। अब यहाँ क्या हो गया? समाजवाद के लिए कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, उसको ज़्यादा कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितने लोग सपोर्टिंग में, हाँ समाजवाद होना चाहिए। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया। एक नया आइडिया, ठीक, पूरे यूरोप में फैल गया। वही बात हो गई व्हाट एन आइडिया सर जी वाली बात। क्या आइडिया था जो पूरे समाज में फैल गया। अपने प्रयास में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना डाली। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई, किस नाम से? समाजवादियों के द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से, ठीक। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किया, मतलब फंड, एक राजकोष होता है ना, फंड स्थापित कर लिया, वहाँ पे उन्होंने पैसा ताकि इकट्ठा कर सके। और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि मतलब 14-15 घंटे 18 घंटे हम काम नहीं करेंगे, कुछ लिमिट बताओ भाई, हम भी इंसान है, मशीन तो है नहीं, चलते ही रहेंगे। तो उसमें भी उन्होंने कमी करने के लिए और मताधिकार की, वोट डालने का अधिकार के लिए भी क्या किया? सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। जो अब जर्मनी में सोशल मतलब सामाजिक, अब इनके भी क्या हुआ? तालमेल अच्छे बैठ गए, क्योंकि भाई एक ही क्वालिटी के हो गए, सारे मिलने लग गए, तो तालमेल अच्छे बैठ गए। और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। जहाँ चुनाव होते थे वो क्या करते थे? पार्टियों की मदद करते थे, जाके लोगों को कह देते थे सपोर्ट कर दो, लोग सपोर्ट कर देते थे। 1905 तक ब्रिटेन की समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। 1905 में 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों ने, किसने? ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने, यहाँ दो लोग मिल गए, ठीक। कौन कौन दो लोग मिल रहे हैं? यहाँ देखना ध्यान से, ये समाजवादी और यूनियन ट्रेड वाले, ये दोनों मिलके क्या बना दिए? कौन सी पार्टी बना दी इन्होंने? लेबर पार्टी। अलग से इन्होंने लेबर पार्टी बना दी, ठीक है ना, पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी।
फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, ठीक है, जो लेबर पार्टी के नाम से बनी, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। दूसरी पार्टी कौन सी आ गई? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी आ गई यहाँ पे, गठन किया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कायम नहीं हो पाए। 5 में तो बना लिया, लेकिन 14 तक ये कहीं भी सरकार नहीं बना पाए, मतलब एक कोई गवर्नमेंट नहीं ये बना पाए, मतलब सीट नहीं हासिल कर पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, मतलब जो उनके जो सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, वो जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों, परिवर्तनवादियों का ही दबदबा बना रहा। लेबर वाले तो आए, लेकिन इन्हीं तीनों का सरकारों में दबदबा बना रहा। वो जो सोशलिस्ट वगैरह थे, ये सब अपनी पार्टियां नहीं बना पाए, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमने इनके बारे में पढ़ा, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जो रूसी क्रांति है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक। और इसमें अभी कुछ रहता है, जरा इधर देख लो, ब्रैकेट में है ना, क्या दिया था, जरा एक बार ब्रैकेट में चीज़ें जो दी होती हैं उसको छोड़ा मत करो, उसको भी पढ़ लेते हैं। दिया है, यह पेरिस कम्यून 1871 का चित्र है। चित्र जरा देख लो क्या दे रखा है चित्र में। ये जो नीचे जो चित्र दिया गया है, ये पेरिस का चित्र है, ठीक है ना, इनके बारे में दिया है। तो क्या दिया है, इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह एक ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने मिलकर एक जन सरकार बनाई थी और इस पे फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। और यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुआ। अब सरकार से जब संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, क्या बगावत कर दी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, और जो गवर्नमेंट वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्हें कुचल डाला, मतलब उनके विद्रोह को कुचल दिया। दुनिया भर में समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को 2 और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। जो कम्युनिस्ट वाले होते हैं ना, वो लाल झंडा लेके चलते हैं। कम्युनार्ड क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। दूसरा, मॉरिशस के लिए जो घटना के बाद पेरिस कम्यून को और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बना। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 के युद्ध में गीत के रूप में लिखा गया था, ठीक है ना। इसको गीत के उसमें लिख दिया गया था, जैसे हमारे राष्ट्रगान वगैरह हैं। सो इसी के साथ हम यहाँ तक अपना चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, जो हमारी रूसी क्रांति है। रूसी क्रांति आगे कहाँ बढ़ती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम हेडिंग कंप्लीट करते जाएंगे चैप्टर की। ओके, बाय स्टूडेंट्स। वीडियो को थोड़ा ध्यान से पूरी वीडियो सुनना, अच्छे से समझना, बीच में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो ध्यान से सुनना, वीडियो पूरी देख लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ओके, बाय स्टूडेंट्स।